तो वही ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी हमको वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिली थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें सीज़ फायर देखने को मिला है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहा है ना, अभी ट्रोल कर रहे हैं। पहले जो लोग बोल रहे थे कि सीज़ फायर होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, से नो टू वॉर, ये सारी जो चीज़ें लोग बोल रहे थे, अब वही लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मोदी डर गए। बीच में जो ट्रम्प है उसकी वजह से इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि हैंडल नहीं कर पाए। विश्व गुरु जो है वो अब मतलब उनका वर्चस्व जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे सिनारियों में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो क्या वो पूरे हुए, या यहाँ पर हमारा फेलियर जो है, जैसा बहुत से प्रशांत भूषण अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं जैसा कि हम हार गए। मतलब पाकिस्तान के जो बेसिकली वो बोल रहे हैं ना कि भारत की पाकिस्तान की फतेह हुई है, तो वही वाणी जो है वो हमें कुछ लोगों के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी ऑपरेशन की अगर सक्सेस को देखना चाहते हैं तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, वो ऑब्जेक्टिव्स प्रिसाइजली हिट हुए। एंड आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड प्रिसाइजली, बिकॉज इन ये ऑब्जेक्टिव्स, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके बॉम्ब कर दिया है। एक प्रॉपर रिकग्नाइजेंस हुआ है, प्रॉपर सर्वे हुआ है, प्रॉपर इंटेल रही है, प्रॉपर डेटा के साथ में कुछ लोकेशंस फिक्स किए गए थे, और इन लोकेशंस पे प्रिसाइजली मेजर्ड तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से, स्ट्रेटेजिकली बॉम्ब किया गया है। एंड जब आर्म्ड फोर्सेस ने बताया था कि ये जो हमारा अटैक था, दिस वाज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। मतलब जो नॉन एस्केलेशन आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू, वो तब से ही हमारा क्लियर था कि हम इसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। वी वांटेड दिस, जो हमारा एक्शन है, टू बी लिमिटेड, बिकॉज फुल स्केल वॉर में इकोनॉमी के लिए जो भी हम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली और जनरल सिटीजन पे एक प्रेशर आ जाता है। टू बिगिन विथ, हमारा पहले से नॉन एस्केलेटरी था, एंड वी वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग वेरिड डिप्लोमेटिक मेजर्स। कमिंग बैक टू द ऑपरेशन, जो हम बहावलपुर या मुरिद के में जो हम अटैक्स देख रहे हैं, ये जो रिनाउंड टेररिस्ट आउटफिट्स है, फॉर एग्जांपल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मुरिद के फॉर एग्जांपल एक समय पे हफीज़ सईद का रेसिडेंस हुआ करता था। हफीज़ सईद जो मास्टरमाइंड था, एक यूएनएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड था 2008 मुंबई अटैक्स के लिए। इसका रेसिडेंट मुरिद के में हुआ करता था, और इसके ही एक टेररिस्ट ऑपरेटिव था एलईटी का, जिसका नाम दहिर था, और उसने बताया था कि मुरिद के में इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। एंड ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हमेशा से ही बड़ी बड़ी टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। नाउ आप मुझे बताइए, जब आर्म फोर्सेस के ब्रीफिंग ने बताया कि हमने 100 ऑफ टेररिस्ट लोगों को मार दिया है, हमने इनके जो टेरर नेटवर्क्स थे, इनके जो लॉन्च पैड से यहाँ पे जिनकी ट्रेनिंग होती थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली राउट कर दिया है, हमने इतने अटैक और इसको प्रिसाइज तरीके से किया है, हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कब तक कर लिया था? 1.44 AM उस रात को ही हो गया था, और उसी दिन हमने ये स्टेटमेंट भी इशू कर दिया था कि हमारा अटैक्स, हमारा जो एक्शन था वो हो गया था। उसके बाद जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से है, देन वी रिटेलिएटेड, दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस। वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो चुके। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, मतलब अगर हम उसको देखें तो सिर्फ हमें टेररिस्ट कैंप्स जो है पाकिस्तान के, उनको डिस्ट्रॉय करना था। और ये जो डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए काफ़ी इंटेल लगती होगी, है ना? मतलब पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पर कौन से कैंप है, कहाँ पर टेररिज्म जो है वो उग रहा है, वहाँ पर पनप रहा है। ऐसे सिनारियों में जैश ए मोहम्मद का जो वो है, उस इंसान के द्वारा ये भी कहा गया था, मेरा पूरे परिवार जो है वो उसमें चला गया है। अच्छा होता अगर मैं भी मर जाता, वो जो अटैक किया गया था भारत के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी क्वेश्चन करने से पहले ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर टेररिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है, इसी को सक्सेस मान लेना चाहिए। कि मतलब ऑब्वियस है कि आप अगर कहीं पर हमला कर रहे हो, आपका सिर्फ रिटेलिएशन जो है टेररिस्ट के खिलाफ था,
किसी देश के खिलाफ नहीं था, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन इसकी वजह से 2 चीज़ें और जो बाहर निकल कर आई है वो ये है कि एक तो टेररिस्ट कैंप्स हमने पूरी तरीके से तहस कर दिए, तहस-नहस हो गए। उसके साथ-साथ जो टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल के लिए जो लोग जा रहे थे वहाँ पर, जो आर्मी वाले वहाँ पर गए, इससे पाकिस्तान का एक चेहरा जो है वो और निकल कर आया कि भाई पाकिस्तान ये टेररिज्म को पनाह नहीं दे रहा है, टेररिज्म को पैदा नहीं, एक्चुअल में पाकिस्तान ही टेररिज्म है। पाकिस्तान इज इक्विवेलेंट टू टेररिज्म। तो ये एक चीज़ जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए थी, ये भी दुनिया तक पहुंची, लेकिन शायद हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हमारा ये पूरा एक क्लियर हो जाएगा, एक स्टांस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जो लोग ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक फेलियर है। या एंड दूसरा पॉइंट मैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग टू दिस ऑपरेशन, ये हमारी, जैसे कल मोदी जी ने भी कहा था कि ये हमारी एक मॉडर्न जो अप्रोच है वॉरफेयर के लिए, बिकॉज जो मॉडर्न वॉरफेयर होगा वो टेक ड्रिवन होगा, वो इंटेलिजेंस ड्रिवन होगा। नाउ ये जो हमारा अटैक था ये पूरे तरीके से टेक ड्रिवन और इंटेलिजेंस के हिसाब से ये किया गया था। ये अटैक हमने सैटेलाइट्स इसमें यूज़ किए इंडिजिनस, जैसे कार्टोसैट 2 या फिर रीसैट BR1 या फिर एमीसैट। ये सैटेलाइट से हमने जियो रेफरेंसिंग पूरी कर ली थी पहले ही, और नाइट विजन के लिए इसने हमारी हेल्प की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्टडीज़ है उनके लिए इसने हेल्प किया। उसके बाद में इसरो ने ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे इनके लोकेशंस को ट्रैक किया, और ये टेररिस्ट के मूवमेंट्स को ट्रेस किया। उसके बाद में जो हमारा रिस्पॉन्स था उसके लिए उसको कोऑर्डिनेट किया। गगन जैसी एडवांस सिस्टम जो कि GPS एनेबल जियो नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज़ किया था। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस कैपेबिलिटी बताती है। ये अटैक सिर्फ एक ऐसा नहीं था कि जस्ट अनदर मिलिट्री ऑपरेशन, ये आज के इतिहास में, एंड वी वर मार्चिंग इनटू अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। और खास उनका जो न्यूक्लियर जो उनका एक कमिटमेंट है वो ये भी नहीं है जैसे हमारा है नो फर्स्ट यूज़ का है हमारा, कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, वैसे उनका नहीं है। उनका है कि अगर उनको थ्रेट लगता है, अगर उनकी टेरिटरी पर कोई थ्रेट आ रहा है, अगर कोई बड़े लेवल पर उनकी टेरिटरी जो है कब्जाने की कोशिश की जा रही है, तो वो यूज़ करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं न्यूक्लियर। राइट। और अभी जो DG है ISPR के, वो DG अहमद शरीफ है, वो किन के बेटे हैं? बसीरुद्दीन महमूद के। बसीरुद्दीन महमूद कौन था? एक टेररिस्ट था जिसको US ने टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किया था। और सिर्फ टेररिस्ट था क्या? नहीं, टेररिस्ट होने से पहले ही वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में काम करता था। उसके बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से उनको कई अवार्ड्स मिले, और उन्होंने एक आउटफिट फॉर्म किया, टेररिस्ट आउटफिट, जो कि UTN है, UTN नाम का। और इस टेररिस्ट जो बस इनके बेटे ही ये DG है ISPR। और जब इनको, आप बताइए कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और इनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि इन्होंने ये जो न्यूक्लियर के सीक्रेट्स है ये ओसामा बिन लादेन के साथ में शेयर किए, और जब US ने इसके ऊपर स्टडी किया था कि इनकी मीटिंग्स हुई है ओसामा बिन लादेन के साथ में, तो उस समय US की अथॉरिटीज़ वर शॉक्ड, और तभी से US काफ़ी कंसर्न्ड है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बिकॉज इतना हम कहते हैं, कई बार हमसे कहा जाता है कि बिकॉज उनको एजुकेशन नहीं है, बिकॉज उनको सही फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, बिकॉज उनको जॉब नहीं मिल रही, दैट इज़ वाई वो इंडोक्ट्रिनेटेड हो रहे, दैट इज़ वाई वो ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कराई दी जा रही। लेकिन यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ कमी थी? यू आर अवॉर्डेड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि बेटी की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। बेटे ने भी कहा कि हम जो मोमिन हैं और जो वॉर कर रहे हैं अल्लाह के लिए, ऐसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि हमारा जो आर्मी का मोटो है, ईमान तकवा जिहादी सबीलिल्लाह, मतलब ईमान तो रखना है और उसके बाद में अल्लाह से डरना है, दैट इज़ व्हाट तकवा मीन्स, एंड जिहादी सबीलिल्लाह मतलब वेज होली वॉर फॉर अल्लाह। ये उनके DG ने कहा है और ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और जो उन्होंने ऑपरेशंस के भी नाम उसी तरीके से रखे थे जो कि वो आइडियोलॉजी को और वही थियोलॉजी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो।
तो ये तो न्यूक्लियर के साथ में कॉन्टेक्ट्स उनके हमेशा से इस्टेब्लिश रहे हैं एंड उसके बाद भी हमने इतना प्रिसाइजली उनके ऊपर अटैक किया और अटैक ऐसा था कि उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ बचे ही ना एंड ये एकदम मॉडर्न तरीके से अटैक था। इसलिए इस ऑपरेशन को किसी भी और ऑपरेशन के साथ में आई थिंक आज के तारीख में नहीं कंपेयर करना चाहिए बिकॉज इट वॉज वेरी मच एडवांस्ड, वेरी मच प्रिसाइज। और आने वाले समय में इस ऑपरेशन पे स्टडीज़ होनी भी चाहिए। जैसे ही हम हमारे ऑपरेशन सिंदूर हम इस लेवल पे, क्योंकि अभी भी वॉर जैसी सिचुएशन थोड़ी बनी हुई है, अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वी आर आउट ऑफ इट। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, आई गारंटी यू कि इस ऑपरेशन की और भी डिटेल्स बाहर आएगी और इस ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सालों तक स्टडीज़ की जाएगी। जो ये चीज़ निकलती है कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आता है और एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट आने के बाद सीज़ फायर जो है वो मतलब डी एस्केलेशन बोलिए या तो होल्ड बोलिए, ये सब कुछ सीधा बता दिया जाता है दोनों ही देशों की तरफ से, और पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्रेडिट ले लेता है। तो इसका भी बहुत सारे लोग जो है वो एक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि प्रेशर में आकर, ठीक है मतलब डी एस्केलेशन जो है वो होना चाहिए था, किसी भी देश को वॉर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प मतलब एक फॉरेन पावर जो है वो हस्तक्षेप कर रही है, वो इंटरफियरेंस कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल जो है काफ़ी लोगों के मन में आ रहा था। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट में जो उन्होंने कहा था कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, तो फुल एंड इमीडिएट की तो बात छोड़ो, हमने सीज फायर वर्ड भी हमारे ऑफिशियल चैनल्स ने किसी ने यूज़ नहीं किया। जो एक मोस्ट क्लोज टू इट वॉज टेम्पररी पॉज। और दूसरी बात, जब कल मोदी जी ने या फिर उसके पहले हमारे जो आर्मी कमांड्स ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए, वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा था, हमेशा ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया था कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की लाइन कहीं पे भी टो नहीं की गई है। अगर प्रेशर में आके वो करते तो वो डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती ना, गवर्नमेंट भी बताती कि हाँ हमने ये ऑपरेशन रोक दिया है, हम अग्री करते फुल एंड इमीडिएट सीज़फायर को। जो एड्रेस मोदी जी ने कल नेशन के लिए किया था, उसमें से कहीं पे भी ऐसा लग रहा था कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। ये सबसे बड़ी एक बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी वॉर से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ला सकता है पाकिस्तान के लिए, बट उन लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं है। उनके तो बस ड्रोन गिरे, जो अपने आप ड्रोन गिर रहे उसमें ही वो लोग खुश हो गए, और उनकी जो गवर्नमेंट और उनके मीडिया चैनल जो मतलब हारने के बाद भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें ही वो लोग खुश है। और ये जो बात उन्होंने बोली है कि इंडस वाटर ट्रीटी मतलब खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है, बह सकता है, और ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब पाकिस्तान जो है उन्होंने मान लिया है कि उनको हमेशा भिखारी की तरह पैसे मांग मांग कर ही अपने देश को चलाना है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड अगर ख़त्म हो गया तो कुछ बचेगा नहीं। वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वजह से जो उनका इकोनॉमिक मतलब 80% उनकी पूरी मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो इंडस वाटर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अब इंडिया उस पर जो भी चीज़ें करता है, कार्रवाई करता है, उस पर बाकी कोई देश जो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ये इतना कड़क स्टांस, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता, डोनाल्ड ट्रम्प के इसमें आ गए होते कि नहीं डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत लाड़ आ गया है पाकिस्तान के ऊपर और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं यार तुम ऐसे मत करो इंडिया, तो अगर दबाव में किसी तरीके से होते तो जो स्टेटस को था पहले था सेम वो लेवल पर हम पहुंच गए रहते। जो हमने कार्यवाही शुरू की है पाकिस्तान के खिलाफ, सारी कार्यवाही जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हो या फिर इंडस वाटर हो या फिर जो ट्रेड रिलेशंस हो पाकिस्तान के साथ, सारी की सारी बातों पर हम वो कर लेते। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ जो एस्केलेशन चल रहा था, जो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि डिफेंस जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई जो है उसको होल्ड पर। और ख़ास बात यह है कि मोदी जी ने ना ही डोनाल्ड ट्रम्प की कोई बात की, नाम ही नहीं लिया, जिक्र ही नहीं किया डोनाल्ड ट्रम्प का। दूसरी और ये जो उनकी स्पीच थी ऐसा नहीं था, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो भी एड्रेस कर रहा था, वो भी देख रहा था उस चीज़ को। वहाँ पर ना डोनाल्ड ट्रम्प की बात की गई, उसी के साथ साथ खास उन्होंने सीधा बताया कि पाकिस्तान के लोग आए थे कि भाई बंद करो बंद करो बंद करो। तो इतनी जब सटीकता से बात कही जा रही है एक रिस्पॉन्सिबल देश के एक मतलब सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वहाँ पर बात जो है
वो मतलब क्योंकि काफ़ी लोग जो ये सराहना कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, जो ये बोल रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसके आड़ में आके उसके मतलब दबाव में आके हमने ये सारी चीज़ें कही। वही डोनाल्ड ट्रम्प ने जो डीप स्टेट की बात की थी कि डीप स्टेट ने इंटरफियर किया था हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, उस टाइम पे बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प तो कुछ भी बोलता है, डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, डोनाल्ड ट्रम्प जो है तो पागलों जैसा कुछ भी बोलता है, झूठ झूठ बोलता है। वो आज सत्य हरिश्चंद्र जैसे बन गए डोनाल्ड ट्रम्प उनके लिए कि भाई इससे बड़ा सच तो कोई बोल ही नहीं सकता है। राइट, तो ये भी एक सोचने वाली बात राइट। है। और हमारे हाई कमिश्नर है सिंगापुर के, उन्होंने खुद बोला है कि कहीं पे भी किसी का मीडिएशन का या फिर इंटरफेरेंस को लेके हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। और कई सारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी निकल के आई है कि कश्मीर के अंडर किसी का रोल नहीं होने वाला और हम किसी का मध्यस्थता स्वीकारने नहीं वाले। और हमने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। और इवन ऑफिशियल एड्रेस में ही मेंशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये आई थिंक दिस इज़ वेरी यूनिक इन, बहुत ज़्यादा ये एक नए तरीके का स्पीच था, क्योंकि इसमें सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्डली कही थी। कहीं पे भी उनमें कोई डिप्लोमेटिक फ्लावरिंग नहीं की थी, कुछ नहीं था, बस सीधा सीधा बोल दिया था कि ये हमारा स्टैंड है, आपको टेररिज्म पहले ख़त्म करना होगा, उसके बाद में विल टॉक। आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे पहले बात करनी होगी, देन वी विल टॉक। आपको टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, उनके फाइनेंसिंग पे रोक लगानी पड़ेगी, न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी देना बंद करना पड़ेगा, एंड देन विल टॉक। तो स्ट्रेट वे पॉइंट्स वर क्लियर। हमारे आर्मी या फिर आर्म फोर्सेस ने भी सब्सटेंशिएट किया है इन क्लेम्स को कि डीजीएमओ जो उनके थे, उनके डीजीएमओ ने हमारे घई साहब जो थे उनको कॉल किया था और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऑफिशियली एक प्रोफेशनल तरीके से जो भी हैपनिंग्स थी उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट तो एक हो सकता है कि वो इल इन्फॉर्म्ड हो सकता है उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो इशू है तो ये तो हज़ारों साल से हो रहा है। तो यहीं पे इनकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हज़ारों साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो ये देखने को मिल सकता है। तो मे बी ही वॉज इल इन्फॉर्म्ड और मे बी ही वॉज इन हेस्ट और मे बी उन्हें नोबेल प्राइज़ जीतने का कोई होगा। तो हम उनके स्टेटमेंट को तभी मान सकते कि वी वर प्रेशराइज्ड अगर उनकी लाइन हमने टोकी होती। जो इससे पहले कई वॉर्स के बारे में कहा गया कि हम प्रेशर में आके हमने हमारे जो गेन्स थे हमने वो छोड़ दिए, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो हमने किया था। यहाँ पे जो उन्होंने कहा है वो हमने बिल्कुल किया नहीं है। वी आर गोइंग आवर ओन वे, हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं। और बहुत सारे जो है चीज़ें बताई जा रही है, ये जो सीज फायर हुई है इसके पीछे बहुत सारे और भी रीजंस बताए जा रहे हैं जो कि अभी लार्जर पब्लिक के सामने लाई नहीं गई है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एविडेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी डैमेज होना हो नूर खान बेस के पास में, या फिर वो जो ब्लैक माउंटेन्स उनको कहा जाता है, वो हिल्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टोर्ड थी उनकी, कहा जाता है कि वो लीकेज हुआ। और लीकेज होने के बाद में पूरी, क्योंकि आप देखिए ना, शुरुआत में यूएस ने बोला था, जो कि वैंस थे, उन्होंने कहा था, वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने, कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो करना है करो, हमें कुछ उतना लेना देना नहीं हो, आपका मैटर है। हाँ, इट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस, ऐसा उसने कहा था। जबकि वो ऐसा लग रहा था कि इंटरफेयर करने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी निकलती है कि जिस तरीके से जो फाइटर जेट्स है उसकी बातें हो रही थी कि भाई फाइटर जेट जो है वो गिराए गए हैं पाकिस्तान के, और जो पायलट्स है वो भी इंडिया के ताबे में लाए गए हैं। तो ऐसे सिनारियों में दो चीज़ें, एक तो ये न्यूक्लियर जो है इसका भी एक निकलता है, लेकिन दूसरा ये भी निकलता है कि भाई जिस तरीके से फाइटर जेट्स गिरा रहे थे तो यूएसए को अपना जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, उस पर भी खतरा लग रहा हो, तो वहाँ पर भी आ गया हो कि भाई छोड़ो यार ये सारी चीज़ें, इतनी बेइज्जती जो है पाकिस्तान तो करवाते रहेगा, हमारी क्यों करवानी है, तुम चुप हो जाओ बिल्कुल। क्योंकि जो भी है मेन मतलब क्या हो रहा था, पाकिस्तान ने क्या करना चाहिए था, भारत का साथ देना चाहिए था कि हाँ भाई तुमको टेररिस्ट कैंप हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चलो गिरा दो तुम। लेकिन उसने क्या किया, उसने रिटेलिएशन किया, जैसे कि उसकी टेरिटरी पर कुछ हमला हो रहा है, और ये टेरिटरी पर हमला उसने जो रिटेलिएशन यहाँ पर किया है उसका ऑब्वियसली कोई भी देश, जैसे ही बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई खुलकर समर्थन कर रहा है चाइना, खुलकर, भाई पैसे लगे हैं ना उसके उस देश में। वो पाकिस्तान तुमको सोवरेन देश लग रहा है क्या? ये समझना चाहिए ना, पाकिस्तान सोवरेन देश है ही नहीं।
उसकी पूरी की पूरी टेरिटरी जो है वो चाइना ने अपने ताबे में रखी हुई है, वो डेट ट्रैप में पूरा की पूरा फंसाया रखा है उसको। तो ऑब्वियस है कि एक देश जिसका पूरा पैसा उस देश में लगा हुआ है, वहां पर अपना पूरे समर्थन जो है वो देगा ही। रफाल के बारे में जो फैला रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फैलाया जा रहा है कि रफाल जो है उसको गिराया गया। राउटर हम देखते हैं कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनके द्वारा कहा गया रफाल को गिराया गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे पाया। जबकि उनके जो फाइटर जेट्स गिराए गए हैं या उनके जो ये हुए उसके कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। आगे जाकर हो सकता है कि इंडिया जो है वो उसके लिए भी प्रूफ जो है वो सामने राइट, रखे। बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स। हमारी जो फोर्स है वो पूरे ऑपरेशन के अंदर सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलाती। दे आर वेरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे आप तो उनका एक कॉन्फिडेंस होता है, उनका एक प्रोफेशनलिज्म झलकती है। मैंने पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, तो बहुत सारे लोग हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, बिकॉज वो काफ़ी टायर्ड और डिजेक्टेड लग रहे थे उनके फेस से। और हमारे जो ऑफिसर्स थे दे वर रियली हाई स्पिरिटेड लग रहे थे। और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान को पता है हम क्या कर सकते हैं। एंड जो न्यूक्लियर की इसलिए क्योंकि देखिए जो 350 AMS एक एयरक्राफ्ट है इनका US का, वो सिर्फ रेडिएशन को चेक करने जाता है। और उसके बारे में ऐसी है कि वो जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का USA का, उनका ही एयरक्राफ्ट है। और वो इसीलिए जाता है कि वहाँ पे अगर कुछ भी हुआ है रेडिएशन, उसको स्टडी करना, उसका डेटा लेना एंड देन गायब हो जाना। और वो एयरक्राफ्ट को किराना हिल्स के पास में स्पॉट किया गया। एंड उसके बाद में इजिप्ट के एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन आया। वो ट्रांसपोर्ट प्लेन, क्योंकि नाइल जो रिवर है वहाँ पे बोरॉन होता है, और बोरॉन, लीड, सैंड ये क्यों यूज़ होता है? जो न्यूक्लियर लीकेज है उसको रोकने के लिए। चर्नोबिल जो इंसिडेंस हुआ था तब इसका यूसेज की स्टडी की गई थी। तो इसीलिए तीनों गवर्नमेंट्स को भी, जैसे वैंस शुरुआत में बोल रहे थे इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, और कोई कुछ ज़्यादा ना चाइना कोई बीच में कर रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन इंडिया ने जो स्ट्राइक्स किए, इंडिया ने नूर खान बेस में और किराना हिल्स के अराउंड एलिजेडली जो स्ट्राइक किया, उसके बाद जो न्यूक्लियर के उनके वेपन्स के ऊपर स्ट्राइक या फिर न्यूक्लियर लीकेज की जो बात कही गई, ये सामने आने लगी। और फिर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने का दावा US के तरफ से किया गया। ट्रंप ने भी कहा था कि मिलियंस ऑफ लोग इसमें मर सकते थे। अब एग्जैक्टली मिलियंस ऑफ लोग क्यों मरेंगे? मतलब कोई इंसिडेंस होगा, क्योंकि इतना तो बड़ा वॉर एस्केलेशन था भी नहीं कि मतलब मिलियंस ऑफ लोगों के मरने का कुछ ये हो। और उन्होंने सस्पेक्ट किया कि क्योंकि इंडिया के, इनको क्या लगा था कि बस ये कुछ एयर स्ट्राइक्स होंगी, कुछ रिटेलिएटरी फायर्स होंगी। इवन वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर द काइंड ऑफ अटैक इंडिया ने जो एग्जीक्यूट किया। वर्ल्ड को भी जब पता चला कि ये प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, एयर बेसिस पे, नूर खान बेस पे हो रहा है, और किराना हिल्स के पास हो रहा है, जेकोबाबाद के पास में हो रहा है, इन सारे मुरिदके में हो रहा है, ये एयर बेसिस रावलपिंडी, हर जगह पे। रावलपिंडी जस्ट, ये जो एयर बेस है ये सिर्फ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, और यहीं पे अभी उनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी कैंपस है। यहीं पे उनके जो सिक्योरिटी के जो चीफ हाउस होता है, उनका मेन हाउस, सिक्योरिटी की भी मेन हाउसिंग यहीं पे हो रखी है, इन्हीं एयर बेसिस में। और जब वर्ल्ड ने देखा कि इनको इतनी ज़्यादा इंटेल है और इनके अटैक्स में इतना ज़्यादा प्रिसीजन है, तब जाके उनके नींद को लिखी, ओ दिस इज समथिंग सीरियस। और फिर कहा जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन दे अग्रीड फॉर अ पॉज, बिकॉज जो काइंड ऑफ अटैक्स उनको लगा कि इससे और भी ज़्यादा सिचुएशंस एस्केलेट हो सकती है, दैट इज़ वाई। तो ये पूरी पिक्चर नहीं है। एंड यू सेड अबाउट द इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थिंग, बिकॉज F-16 लॉकहीड मार्टिन US की है। F-16 अगर डिस्ट्रॉय हो रहे तो US का नाम खराब हो रहा है, बिकॉज आजकल भी बहुत सारे लोग हैं, भले ही न्यूज़ वाले कुछ भी डालें, न्यूज़ वाले डाल दे कि 10 रफाल गए, 5000 रफाल उड़ा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खरीदने न्यूज़ वाले तो है ही नहीं, कोई ध्रुव राठी तो रफाल खरीदेगा नहीं। ये कौन खरीदेगा? जो सॉवरेन हेड्स ऑफ स्टेट्स है, आर्मीज है, वो खरीदेगी। और आर्मीज क्या देखती है? कॉम्बैट एक्सपीरियंस देखती है। जब हमने रफाल खरीदा था तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि यू शुड हैव वेंट फॉर F-35 US की।
because of fifth generation aircraft, and this happens to be 4.5 generation. बट हमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें एक एजाइल एयरक्राफ्ट चाहिए था विच वॉज सूटेड टू आवर कंडीशन, जिसमें वैलिड तरीके के वेपन्स हम लगा सके. और इसके बाद हमने उसको रफेल को जब यूज़ किया और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो कैपेबिलिटीज़ देखी, हमारी एयर अटैक सिस्टम की कोऑर्डिनेटेड एक इंटीग्रेटेड तरीके से अटैक किया गया, तो उसके बाद उनको पता था कि रफाल की जो स्टॉक्स है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली. और उनको F-16, जैसे चाइना ने भी ग्लोबल टाइम्स में किया था कि जैसे उनको एक उड़ती उड़ती खबर है कि JF-17 डाउन हो गए चाइना के, या फिर J-10Cs डाउन हो गए, ऐसी उड़ती खबर जब आई तो चाइना ने ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश किया कि हमने हमारे J-10C ने उनके राफेल को उड़ा दिया, या फिर उनके एयर बेसिस को, उनके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया. और वही आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स में ये भी लिखा गया था कि अभी ताइवान ने इससे सीखना चाहिए कि हमारे एयरक्राफ्ट्स कितने पावरफुल है. तो ये एक चीज़ थी, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसमें थे. ये जो हमारे वेपन सुपेरियर है ये उनको बताना, ये भी उनका एक उसमें एजेंडा डेफिनेटली था. और ट्रेड वॉर भी उनका चल ही रहा था. एग्जैक्टली और ये जब सीज फायर वाली सिचुएशन आई, उसके बाद से जो ट्रोल कर रहे थे, जो ट्रोल आर्मी बन गई है वहाँ पे, उनके द्वारा ये कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी की जो इमेज है वो शेयर करने लगे कि भाई इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं थी. 1971 वॉर जो हुआ था उस समय पर जो यूएसए है वो भली अगेंस्ट में था इंडिया के, लेकिन स्टिल करारा जवाब इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था. तो इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, इस तरीके से कई सारे फोटोज़ जो है वो शेयर किए जा रहे थे. हालांकि जो सिचुएशन है 1971 के समय की और आज के समय की, ये काफ़ी डिफरेंट थी. और अगर हम बोले कि कम्प्लीटली मतलब इंदिरा गांधी जी ने जो वॉर का वो पकड़ा था, ठीक है, उस समय पर आज के टाइम पर सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, उस समय की टेक्नोलॉजीज़ कम्प्लीटली अलग थी. और जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था जहाँ पर हमारा एक अपर हैंड था, मतलब कि समझ लीजिए आप कि 93,000 के आसपास सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे ताबे में थे. हमारे से 51 या 55 सोल्जर्स जो है वो उनके ताबे में थे. और हमने क्या किया, हमने शिमला अग्रीमेंट के तहत जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो एक सीज फायर लाइन के रूप में थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया और 93,000 सोल्जर जो है उनको दे दिया गया. हमारे सोल्जर्स हमने नहीं लिए. और ये भी कहा जाता है कि ये जो शिमला अग्रीमेंट था, इसमें काफ़ी बड़ा प्रेशर यूएसए के द्वारा भारत पर लगाया गया था, क्योंकि यूएसए स्टेबलाइजेशन चाह रहा था इस एरिया में, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि वॉर जो है वो यहाँ पर निकल कर आए. और उस समय पर अगर हमने देखा हो, काफ़ी इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ इतनी खास नहीं थी, जिसके बाद हमें और एक इमरजेंसी जो है वो देखने को मिली थी. हमारी जो कंट्री है वो इंटरनली भी, डोमेस्टिकली भी काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रही थी. ऐसे समय पर जब हम वॉर में गए, वहाँ पर भी वॉर में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ रहे थे. एंड सबसे पहले तो आपने जो कहा कि ऑपरेशन जो रिस्पॉन्स, दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट टेरर अटैक. दिस वाज सबसे पहले प्रीडोमिनेटली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और मॉडर्न तरीके से किया गया था. 1971 में यूफीसी 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, विच इज़ नाउ बांग्लादेश, उस समय वहाँ पे लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन या फिर प्रोटेस्ट चल रहा था. उनका ये मानना था कि पंजाबीज जो है, जो वेस्ट पाकिस्तान के, या फिर मुजाहिर्स जो इंडियन माइग्रेटेड पाकिस्तानी थे, इन लोगों का डोमिनेंस पॉलिटिकल सिस्टम्स में, इकोनॉमिकल सिस्टम्स में ज़्यादा था. एंड समवेयर एक समय के बाद में कल्चरल जो वहाँ की वैल्यूज़ थी बांग्लादेश की, वो इरेज हो रही थी. और जो टिक्का खान था वहाँ का, जो बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर था, ऐसा कहा जाता है कि वो कमांड उसके अंडर थी, तो लाखों लोग, 30 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने बुचर किया, मार दिया गया था, स्लॉटर कर दिया गया था, रेप किया था वेमेन का एन मास, बहुत ज़्यादा लेवल पे. और वहाँ पे मुक्ति वाहिनी नाम की एक थी जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी गुरिल्ला तरीके से इन पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट. उनको सपोर्ट करने के लिए फिर जब ये जो मैसेकर और ये जो एक्सप्लॉइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, उस समय फिर बहुत सारे रेफ्यूजीज हमारे इंडिया में आने लगे. सो ध्यान देना, रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगे और बहुत ज़्यादा नंबर्स में रेफ्यूजी आने लगे. इंदिरा गांधी वॉज नॉट कंसिडरिंग अ वॉर अंटिल ये रेफ्यूजी वाला क्राइसिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाखों नंबर्स में आ रहे थे. फिर उनको एडवाइस किया गया और उन्होंने भी सोचा कि
इससे ज़्यादा तो वॉर, इससे कम तो वॉर में खर्च आएगा इन रेफ्यूजीज़ को अगर हम, क्योंकि हमारे पहले रिसोर्सेज जैसे आपने कहा वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, और उसके बाद में हमारे रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आता था। तो जब उनको ये उनकी कैबिनेट ने और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम वॉर करेंगे, विल वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान, तो तब इंदिरा गांधी जी ने सैम मैनेकशॉ को कह दिया था कि वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान। तब अप्रैल का समय चल रहा था। मैनेकशॉ ने, कहा जाता है एलिजिडली, तब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था मैडम इंदिरा गांधी को, क्योंकि उन्होंने डिसएग्री किया था उनकी वॉर स्ट्रेटजी के साथ में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी डिडंट एक्सेप्ट दैट रेसिग्नेशन, दैट वाज समथिंग मैग्नानिमस ऑन हर पार्ट। वो उनकी पर्सनल, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी कि मैनेकशॉ जी रेजिग्नेशन दे रहे और मैडम ने लिया नहीं, लेकिन ये इतने दूर तक पहुंची क्यों बात? अगर मैनेकशॉ जी की बात हो रहा हो, कुछ ज़्यादा ही लेवल पे डिसएग्रीमेंट हो रहा होगा, तभी तो रेजिग्नेशन की बात की होगी। खैर, दैट इज़ पार्ट ऑफ थिंकिंग, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से थिंक करता है, बट देयर मस्ट बी सम मेजर डिसएग्रीमेंट की रेजिग्नेशन तक की बात आ गई थी। लेकिन स्ट्रांगली उन्होंने, क्लियर तरीके से उन्होंने डिसएग्री किया मैनेकशॉ जी ने। उन्होंने कहा कि अगर हम अब अटैक करते हैं तो अभी वेस्टर्न जो इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में व्हीट की क्रॉप है, व्हीट की क्रॉप को रोनते हुए हमारी आर्मी जाएगी, उनकी भी आर्मी आ सकती है, तो वॉर एक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि व्हीट क्रॉप शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें पहले ही फूड शॉर्टेज हमारे इससे पहले हुए थे, और फूड शॉर्टेज हो जाएगा, और फिर हमें दबाना उनके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर ये ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा चलता है तो फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 महीने बाद फ्लड्स, रिवर्स फ्लड हो जाएगी, और फिर जो टेरेन है बांग्लादेश की, वो टेरेन भी काफ़ी रिवर्स होने के कारण कीचड़ वाली हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट करना टफ हुआ होता। और चाइनीज़ भी अगर हमारे ऊपर आके प्रेशर्स डालते, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम विंटर में अटैक करते हैं, विंटर में, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनके लिए जो पासेस है वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कहा था कि हमारी टैंक्स, हमारी आर्टिलरी गन्स आर नॉट रेडी, इनके स्पेयर्स नहीं है हमारे पास में, इनकी सर्विसिंग बराबर हुई नहीं है। जब हमने डिमांड की तो आपने अभी तक के हमारी डिमांड मिट नहीं की गई है, तो ये भी रेडी करने के लिए उन्हें समय लगेगा। हमारे पास में अटैक करने के लिए रेडी नहीं था कुछ भी, फिर भी मैडम जी ने कहा था कि वॉक इन टू बांग्लादेश राइट नाउ। और सोचिए अगर ये हो जाता, अगर ही वुड हैव टेकन दोज ऑर्डर्स विदाउट डिसअग्रीइंग, विदाउट टेकिंग अ स्टैंड, तो क्या हो जाता? अनदर 1962 वॉज इन द लोड होता था, जो डिबैकल हुआ था। बट बिकॉज, और ऑफ कोर्स मैडम इंदिरा गांधी ने भी उनके जो सजेशंस थे इवेंचुअली मान लिए थे, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। उसके बाद में जो भी हुआ था, हम जो एक हिस्ट्री लिखी गई थी, वी आर ऑल पार्ट, हमने अच्छे से सुना है। तो दूसरी बात ये थी कि इस चीज़ से हमें ये पता चलता कि ऑब्जेक्टिव्स टोटली डिफरेंट थे। वहाँ पे कई टेररिस्ट अटैक, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, हालात डिफरेंट थे, सिचुएशन डिफरेंट थी, और जो कंडीशंस है वो भी काफ़ी अलग थी। इसलिए कंपैरिजन करना सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ हम प्रेशर में नहीं आए, फिर अगर आपको कंपेयर करना है तो फिर आप इतना दूर जा रहे हो। 71 में आपको मनमोहन सिंह जी नहीं दिखे 2008-9 में, तो इसलिए कंपैरिजन करना कोई भी वॉर फील्ड का, क्योंकि हर वॉर फील्ड का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। हमारा मेन उद्देश्य रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मीट हुआ या नहीं। अभी हाल ही में जो प्रशांत भूषण है, उनके द्वारा कहा गया ना कि भाई रफाल जो उसको गिराया गया, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न मीडिया में हो रही है, उसको ट्वीट करते हुए, उसको रिप्लाई करते हुए जो तहसीर पूनावाला है, उनके द्वारा कहा गया कि सर आपको ये कहना है क्या कि भाई जो भारत है उनकी शिकस्त हुई है यहाँ पर, क्या कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया जो ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का, वो पूरा ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया, ताकि एक रियलिटी जो है, मतलब समझ में नहीं आता है कभी कभार कि इनके द्वारा क्या मतलब ये होता है ना कि आप सिर्फ मोदी के द्वारा रफेल लाए गए इसलिए आप रफेल के खिलाफ बन गए हो, आप मोदी जो है वो प्रधानमंत्री इसलिए आप देश के खिलाफ बन गए हो। ये सोच, ये मानसिकता जो है, ये एक्चुअल में जो बोला जाता है 2.5 वॉर हम जूझ रहे हैं, मतलब भारत, पाकिस्तान एंड चाइना, एंड देन 0.5 जो है वो इंटरनल जो हमारे लोग हैं जो अननेसेसरी क्रिएट करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वॉर लाइक कंडीशन है, आप ये शेयर कर रहे हो कि हमारा रफाल जो है वो उड़ रहे हैं,
मतलब आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ सुन के, अगर ऐसा हो रहा है तो? राइट, यही बात है। उनको वही बताना वो उन्होंने जो पॉलिटिकल, जो उनकी डिसएग्रीमेंट है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने एंटी नेशनल कब होते जा रहा है ये उनको खुद को भी समझ नहीं आ रहा। और कुछ जगहों पे तो देखने को भी मिलता है, फाइनेंस्ड है। जब वॉर नहीं हो रही थी तो वॉर कब होगी? वॉर जब हमने अटैक करना स्टार्ट किया तो फिर डेस्केलेट राइट नाउ, डेस्केलेट किया तो डेस्केलेट क्यों किया? मतलब उनको पता है कि सोशल मीडिया में कुछ छुपता नहीं है, सारे अकाउंट्स होते हैं, आपने क्या लिखा, और पुरानी पुरानी बातें सोशल मीडिया भूलता नहीं है। तो ये तो अभी की बात है, बट उनको शायद फंडिंग्स मिलती होगी कहीं से। उनको क्या करना है कि लोग कुछ भी बोले, मुझे पागल समझे क्या? जब तक उन्हें पैसे मिल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डीप स्टेट और फाइनेंसेस, ये तो हमने पहले भी देखा गया था। अभी जैसे पंजाब में भी कोई मोहम्मद नाम के 2 इंडिविजुअल्स है, उनको पाकिस्तान के साथ में इंटेल शेयर करते हुए पाया गया। उनको अभी अरेस्ट किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमने ये किया है। फिर मसीह नाम के 2 इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने भी सरनेम उनका मसीह था, तो उनको भी ऐसे ही करते हुए पाया गया। तो पैसे के लिए कुछ लोग करते होंगे, और क्या हो सकता है। और दूसरी ये बात है कि जो ये हुआ था, अभी जो हमारा ऑपरेशन हुआ, इसमें ब्रह्मोस की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी एक दुनिया ने झलक पाई है। बिकॉज अभी तक के जो हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम है, उसने तो अपना नाम कमाया था। आपने कि S-400 और थार्ड जो US की थी, ये एयर डिफेंस सिस्टम, इनका नाम तो था, वन ऑफ द टॉप में S-400 का था। लेकिन यहाँ पर हमारी जो इंडिजिनस आकाश मिसाइल्स हो गई, या फिर हमारे जो मैन पैड्स हो गए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, या फिर V-SHORADs हो गए, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होती है। बराक मिसाइल है, जो कि हमने US के साथ में इजराइल के साथ में मिलकर बनाया है। और उसके बाद में जो एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम जो DRDO ने खुद डेवलप की है, छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए S-400 नहीं चलाते। S-400 का रेंज ज़्यादा है। हमारी आकाश जो मिसाइल्स है, या फिर काउंटर ड्रोन सिस्टम स्पेसिफिकली ड्रोन्स के लिए DRDO ने बनाई है। ये चीज़ को आप देखो कि इजराइल के आयरन डोम का सबको पता है, इजराइल की बॉर्डर्स कितनी छोटी है। हमारी इतनी बड़ी एक्सटेंसिव बॉर्डर पे पाकिस्तान पूरा हर तरीके से वो अटैक्स कर रहे थे, राजस्थान से लेके गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर। लेकिन पूरे बॉर्डर को हमने डिफेंड किया, पूरे बॉर्डर को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पेनिट्रेट नहीं होने दिया, कहीं पे भी कोई बड़ा अटैक होने नहीं दिया। फिर दूसरी एक बात आती है कि चाइना का जो PL-15 मिसाइल था, PL-15E उसका एक्सपोर्ट वर्जन होता है। कई लोग बोलते, हमने देखा कि बहुत सारे मिसाइल्स जो है उनका जो रेमेन्स मिले हुए हैं, और वो रेमेन अभी स्टडी किए जाएंगे, और रिमेंस के फोटोज़ भी हमारे अवेलेबल है। लेकिन एक बात है, एक PL-15E मिसाइल जो पाकिस्तान ने लॉन्च की थी, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो PL-15E मिसाइल है, ये वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है आज की, और चाइना भी वैसे एडवर्टाइज करता है। लेकिन ये मिसाइल हरियाणा के एक खेत में आके फुस हो गई। जैसे हमारे दिवाली पे कोई रॉकेट है जो फटता नहीं है, वो वैसे आके फुस हो गई। अब बात ये भी है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं इस तरीके से सोचा नहीं गया, बिकॉज हम ऑलरेडी लेज़र वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक लेज़र वेपन का टेस्टिंग भी किया है, DEW कुछ उसका नाम है। अब ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन, अब ये माइक्रोवेव और EMP जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाले वेपन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही डिसेबल कर देते हैं। जो भी वेपन हो रहा है या जो भी वहाँ पे, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिसेबल करते हैं। और हो ये भी सकता है कि ये PL-15E है, ये हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक वेपन ने या फिर माइक्रोवेव वेपन ने गिरा दिए गए हो। बिकॉज कहा यह जाता है कि वॉर वो नहीं जीतता जो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को सबके सामने बताता हो, ये देखो हमने ये डेवलप किया, वो डेवलप किया। वो जीतता है जो सरप्राइजिंग कोई टेक्नोलॉजीज वॉर के समय लेके आता है उसके। और यही हमारे तरफ देखने को मिल रहा है। और आप एक देखिए, ये जो अटैक्स हुए ओवर द ईयर्स, आपने मनमोहन सिंह की UPA गवर्नमेंट की अभी बात की। UPA गवर्नमेंट ने कुछ एस्टिमेशंस के अराउंड एटलीस्ट 25 to 30 अटैक्स हुए थे, इंक्लूडिंग द हीनियस मुंबई वाला अटैक। लेकिन इसके रिस्पॉन्स पे हमने क्या किया, मनमोहन सिंह साहब शर्मिल शेख में जाके पाकिस्तान PM के साथ मिलकर, पाकिस्तान तो खुद टेररिस्ट से पीड़ित है ना, तो जूझ रहा है, ये कहा गया था।
मतलब तब तो ऐसे रिस्पॉन्सेस नहीं आए थे, अब टेररिस्ट को ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे तो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये टेररिज्म अटैक का, इसके लिए फुल स्केल वॉर करने की क्या ज़रूरत है? फुल स्केल वॉर करने की, उससे आपको भी पता है इकोनॉमी में कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नॉर्मल जो आप गवर्नमेंट जॉब्स वाले हो या फिर बिजनेसमैन हो, सबके इस पे इम्पैक्ट करता है। हमारे सोल्जर्स को लाइफ्स गंवानी पड़ती है, बॉर्डर के सिटीजन्स की लाइफ जो है वो टर्मोइल में आ जाती है। और ये जो टेररिस्ट अटैक है, मैं एक माइनर डिटेल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्होंने उरी में 2016 में आर्मी फोर्स पे, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उनके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आके पैरामिलिट्री पे अटैक किया, फिर सिविलियंस पे। एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे जो थोड़ा अभी वो सिविलियंस तक के आ गए थे। हमारे रिस्पॉन्स में भी एक पैटर्न है। 2016 में हमने हमारे जो स्पेशल फोर्सेस थे बाय लैंड उनको भेजा था। ऑफ कोर्स उनको पैराशूट से वहाँ लैंड करवाया था, एयर ड्रॉप कराया था, लेकिन सॉरी पैराशूट से नहीं, हेलीकॉप्टर से। लेकिन बेसिकली दैट वाज अ लैंड बेस्ड ऑपरेशन। उसके बाद में हमने एयर अटैक किया, जो पुलवामा के रिस्पॉन्स में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। उसके बाद में अभी ये वाला हुआ, जो और भी, तब तो सिर्फ पीओके तक के गए थे, अभी हम पाकिस्तान में घुसे थे। तो हमारा जो नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, वो बढ़ते जा रहा है। एंड इससे पहले 2022 में भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक भेजा था और कहा गया था कि गलती से आ गया। अभी ये मिसाइल जब गया तो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम तब भी थी, और चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को कहा जाता कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। कुछ भी तो नहीं किया। ब्रह्मोस मिसाइल खुद पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया था, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 122 किलोमीटर्स तक के अंदर वो मिसाइल जाके गिरी थी। हमारी एयरफोर्स 2 बार जाके आ गई, फिर भी अब एयर डिफेंस कुछ नहीं कर रही। और बीच में कुछ लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि 6th जनरेशन फ्लाई आ गया, चाइना का 6th जनरेशन, लेकिन उसकी कॉम्बैट जो एक्सपीरियंस वो अभी किसी ने चेक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी ये पता है कि वो एक्सपोज हो रहा है। पीएम मोदी के स्पीच के बाद में जो चेंगडू कॉरपोरेशन है उनका, जो चाइना के जो प्लेन्स बनाता है, उसके शेयर्स धड़ाम से गिरने लगे, क्योंकि लोगों ने देखा ना कि एयर डिफेंस वर्क नहीं किया। एंड इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंडियन एयर फोर्सेस ने फोटोज़ के साथ में प्रूफ दिया है कि हमने ये एयरबेस डिस्ट्रॉय किए। इवन पाकिस्तान के भी एग्जैक्टली और उनके तरफ से प्रूफ आता है कि भाई सोशल मीडिया पे, और वही सोशल मीडिया पे उनके ही लोगों ने भी वीडियोस खींचे। एक तो वीडियो था उसमें बोलता है कि यहाँ पे क्या हो गया, आसमानी बिजली गिरी है जी भाईजान, आसमानी बिजली गिरी। आपके थ्रू व्यूअर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा एनालिटिकली हम सोचना चाहिए हमने कि इस सिचुएशन में जो ऑल ऑफ अ सडन ये हॉल्ट आया है, ये एक स्ट्रैटेजिक पॉज भी हो सकता है। बिकॉज हमने कहीं नहीं कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बिन स्टॉप्ड या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेस एकदम रिलैक्स हो गए। तो आई थिंक जो शेर 2 कदम पीछे लेता है, आई थिंक ये वो वाला स्टॉप है। एंड हमने डिक्लेयर भी कर दिया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। एंड दैट वो यही शायद बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम यू ट्राई अस, you will be destroyed, you will be rest to the ground। एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह तो बाकी तो उसके इंटरनल मैटर्स हो, तो हम फिर कभी बात करेंगे। एग्जैक्टली मतलब साफ साफ देखने को मिलता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो लॉन्च किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव से किया गया था, वेल एंड अबव हमने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे किए। और साथ ही जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को, मतलब जो ऑलरेडी बर्बाद देश है, उसको और भी पूरी तरीके से बर्बाद करने के जो हमने कदम उठाए थे, उसको हमने किसी के भी प्रेशर में वापस नहीं लिए। और तीसरी चीज़ जो आती है, जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर है उनको याद करते हैं, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। और बाद में और एक चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि भाई जो कैपेबिलिटीज़ है, हमारी कैपेबिलिटीज़, उस पर भरोसा रखने के बजाय दूसरों की कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखने वाले 0.5 जो हमारे देश में ये लोग हैं, जो ज़बरदस्ती अराजकता फैलाने के चक्कर में, ज़बरदस्ती सरकार के विरोध में जाने के चक्कर में कब भारत के विरोध में चल जाते हैं, ये उनको भी समझ में नहीं आता है। तो इनसे सभी लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है। और इन दी एंड ये भी आता है कि जिस तरीके से भारत का एक
कंप्लीट स्टांस रहा है कि भाई अगर आप अब एक भी आतंकवादी भेजोगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर रहेगा और पूरी तरीके से तबाह पाकिस्तान को किया जा सकता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो इमीडिएट यहाँ पर एकदम सडनली हमें जो एक शांति देखने को मिली है, वो स्ट्रेटेजिक पॉज भी हो सकता है। और उसके पीछे जो कारण है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान मिलियंस ऑफ लोग जा सकते थे, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंस है शायद वो भी हुआ हो, जो पब्लिकली ऑब्वियस है, पब्लिक में लोग नहीं बताना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस वॉर के पूरे ऑब्जेक्टिव के रूप में, एक समरी के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये एक भारत की जीती है ऑब्वियसली। पाकिस्तान जो फतेह हुई, हमारी फतेह हुई है, ये उसी तरीके का है जो ये शायद सभी को पता होगा कि और मैं एक लास्ट पॉइंट और एक इसमें समरी में ऐड करना चाहता हूँ कि इसके बाद में जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है। जो लखनऊ में हमने 100-200 ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने वाले, हो सकता है इस स्ट्रेटेजिक पॉज में एक तैयारी भी हो, क्योंकि हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो 1917 वॉर था उसमें भी 8 मंथ्स का जो था वो पॉज लिया गया था और उसके बाद में एक प्रिसाइज अटैक किया गया जिसमें जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो हमारे डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है उसकी भी अभी एक डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी एक विन होगा हमारे साइड में।